अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है फ़ोटोसिंथेसिस। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़ोटोसिंथेसिस। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच the plant prepare their food in the form of simple carbohydrate in the presence of light and chlorophyll by the help of carbon dioxide and water। ये डेफिनेशन है जो बुक्स में आपको लिखी हुई मिलेगी फोटोसिंथेसिस की। अगर मैं इसकी इक्वेशन आपके सामने लिखूं तो इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है फोटोसिंथेसिस की कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में लाइट और क्लोरोफिल ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फार्मूला लिखा गया है और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर एज आ बाई प्रोडक्ट एवॉल्व होती है। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच द प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। फूड कौन सी है? ये फूड है। इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll by the help of carbon dioxide and water is known as photosynthesis। दूसरी चीज़ के फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज आ बाय प्रोडक्ट एवॉल्व होती है। ऑक्सीजन क्या है? इस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट, जो कि एक्स्ट्रा चीज़ें बन जाती हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस में, उन चीज़ों को बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है। अच्छा, अब अहम बात यह है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये प्लांट बॉडी में कहाँ पर होता है, प्लांट सेल में वो कौन सी जगह है। अगर मैं चलें ओवरऑल बात करता हूँ कि प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, तो ये वो प्लांट ऑर्गेन है जहाँ पर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है। क्या कहलाता है ये ऑर्गेन? आप सब जानते हैं, ये हमने डायग्राम बनाई है लीफ की। अच्छा भाई, अब पूछने वाले ने अगर आपसे ये पूछा कि फोटोसिंथेसिस का अमल प्लांट बॉडी में कहाँ होता है, आपने कहा लीफ के अंदर होता है। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्लांट बॉडी के अंदर जो किचन होता है, प्लांट का किचन जो है वो दरअसल उसका लीफ है। अच्छा भी, आपने एक जवाब तो दे दिया। हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर या पूछने वाला ये पूछ ले कि भाई लीफ के अंदर तो ये अमल होता है, तो लीफ के अंदर वो कौन से सेल होते हैं जहाँ पर ये प्रोसेस होता है? तो आप कहेंगे सर, प्लांट सेल या लीफ के अंदर वो सेल जिनमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, ये जो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है मीज़ोफिल सेल का। ठीक है, ये कहलाता है मीज़ोफिल सेल। और मीज़ोफिल सेल जो होता है ये प्लांट बॉडी में वो सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, मज़ीद पूछा गया कि अच्छा भी ठीक है भाई, मीज़ोफिल सेल के अंदर ये अमल होता है। मीज़ोफिल सेल के अंदर वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये प्रोसेस होता है? ठीक है ना। तो ये वो स्पेशल ऑर्गेनल मैं आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, जहाँ पर ये प्रोसेस होता है, और मैं इसको अलग से निकाल के भी बनाऊँगा। ठीक है, ये जो
मैंने ऑर्गेनल बनाए हैं ग्रीन कलर के मीसोफिल सेल के अंदर, ये वो ऑर्गेनल हैं जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अच्छा जी, ये क्या कहलाते हैं? ये सेल कहलाते हैं, या ये स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। इनको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम जो हमने बनाई है, ये डायग्राम है किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट का मतलब है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें, कुछ बुनियादी चीज़ें, क्योंकि आगे जो चीज़ें हमें डिस्कस करना है वहाँ ये सारी बातें हमें इससे पहले पता होना ज़रूरी है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो जगह है, ये जगह जहाँ मैं ये डॉट डाल रहा हूँ, यहाँ एक लिक्विड मौजूद है, एक फ्लूइड है अंदर। ये जो जगह है इसको कहते हैं, इस लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, जबकि ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है थैलेकॉइड्स। ठीक है, और ये थैलेकॉइड जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद हैं, ये कैसे होते हैं? ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, इमेजिन करिए कि अगर आपके पास एक साइज़ के कॉइन मौजूद हो, सिक्के मौजूद हो ना, 5 रुपए के 5 कॉइन आपने जमा कर लिए। अब वो 5 कॉइन का अगर बंच आपके हाथ में है, आपने एक अंगूठे और एक उंगली के अंदर वो पांचों कॉइन को इकट्ठा किया हुआ है, और अगर आप सामने से उसको शो करेंगे तो बिल्कुल ऐसी शक्ल नज़र आएगी जैसे मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाई है स्क्रीन पर। और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा, वो जो कॉइन है ऊपर वाला कॉइन दिखेगा, पूरा दायरा दिखेगा, और उसके नीचे बाकी सारे कॉइन लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली थैलेकॉइड क्या होता है? ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये बंचेस की शक्ल में मौजूद है। मैंने जो डायग्राम आपके सामने क्लोरोप्लास्ट की ड्रॉ की है, इसके अंदर मैंने 2 बंचेस बनाए हैं, यानी एक बंच ये है और एक बंच ये है, थैलेकॉइड का बंच। थैलेकॉइड के जो बंचेस होते हैं उनको कहते हैं ग्रैना। अच्छा, ग्रैना जो लफ्ज़ है ये प्लूरल है। अगर मैं एक को लेबल करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा ग्रैनम। ठीक है, अगर मैं एक को लेबल करता तो मैं इसको लिखता ग्रैनम। मैंने क्योंकि 2 को लेबल किया तो मैंने ग्रैना लिख दिया। देखिए, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसके 2 मेजर इवेंट्स होते हैं, 2 स्टेजेस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक फेज कहलाता है लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये वाला जो अमल है लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये जो अमल है लाइट रिएक्शन, इसका ताल्लुक है थैलेकॉइड के साथ। ये जो थैलेकॉइड है ना, ये क्या है? इट इज़ द साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, whereas the stroma is the site of the light independent reaction, जिसको हम आम जबान में डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो थैलेकॉइड के अंदर होता है, और फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड फेज है जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये अमल कहाँ पर होता है? इट टेक्स प्लेस इनसाइड द स्ट्रोमा। ठीक है, अच्छा, तो हमारा जो आज का लेक्चर है, इसमें हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमें डिस्कस करना है लाइट रिएक्शन, यानी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पे हमें बात करना है। ठीक है, तो इस पर बात का आगाज़ करते हैं हम। देखिए, लाइट रिएक्शन, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये थैलेकॉइड के अंदर होता है, तो मुझे थोड़ा सा थैलेकॉइड को एक, इस पर हमें डिटेल इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा थैलेकॉइड का। ठीक है, वो हम ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, मैं आपके सामने ये एक सिंगल थैलेकॉइड बना रहा हूँ, तो आपको देखिए अब अंदाज़ा हो रहा है ये थैलेकॉइड ही बना हुआ है। अच्छा, ये जो डायग्राम हम थैलेकॉइड की बना रहे हैं ना, ये थैलेकॉइड को हमने 20 से डिवाइड किया है, और
ये थैलेकॉइड के ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और ये हमने आधा काट के बनाया है थैलेकॉइड, ये इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर है। ये थैलेकॉइड बन गया पूरा, यानी ये हाफ थैलेकॉइड है ये, ठीक है। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बॉडी बनी हुई है ये थैलेकॉइड की डायग्राम है जहाँ पर लाइट रिएक्शन का अमल होगा, और ये आधा थैलेकॉइड है, ठीक है। अच्छा, थैलेकॉइड में दो चीज़ें होती हैं, थैलेकॉइड में दो चीज़ें पाई जाती हैं। थैलेकॉइड के ऊपर ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और इंटरनली जो थैलेकॉइड है इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। उस फ्लूइड को या उस लिक्विड को कहा जाता है, या वो जो स्पेस है, आप ये समझ लीजिए कि स्पेस है, उसमें बाहर एक फ्लूइड मौजूद है, लेकिन वो स्पेस को लेबल किया जाता है। फ्लूइड में जो चीज़ें हैं उस पर हम आगे बात कर लेंगे। ज़्यादा मकदार में तो यहाँ पर पानी ही होता है। बेसिकली ये जो जगह है इसे कहते हैं थैलेकॉइड स्पेस, या इसे कहते हैं थैलेकॉइड ल्यूमिन। स्पेस भी कहते हैं, थैलेकॉइड का ल्यूमिन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्योंकि इसको बहुत तफसील से डिस्कस करना है तो मैं इसका भी मज़ीद में इतना डिवाइड करूँगा इसको मैं, यानी थैलेकॉइड को भी मैं आधा कर रहा हूँ। यानी पहले ही ऑलरेडी मेरे पास थैलेकॉइड की आधा थैलेकॉइड था ना, ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया मैंने कहा था ये हाफ थैलेकॉइड है। अब इस हाफ को भी मैंने हाफ कर दिया, जो लाइन डाली है मैंने आधा हिस्सा हो गया इसका, यानी ये जो डायग्राम है इसका मज़ीद हाफ कर दिया हमने। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, अब ज़रा देखिए ये किस तरह की चीज़ सामने आएगी हमारे। अच्छा, मैंने कलर चेंज कर दिया है क्योंकि मुझे और चीज़ें भी इसमें बनानी है, तो मैं ज़रा अपने हिसाब से चल रहा हूँ। ये थैलेकॉइड का ये 1/4 पार्ट है, चौथाई हिस्सा, ठीक है। वो जो मैंने लाइन बनाई है ऊपर, आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से ही मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, और अंदर जो है उसके थैलेकॉइड का ल्यूमिन या थैलेकॉइड का स्पेस मौजूद है, ठीक है। अब आप देखिए वो जो मैंने लाइन डाली थी उसके हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा और वजाहत कर दूं कि मैंने ये कितना हिस्सा बनाया है। देखो ये इतने हिस्से की डायग्राम को मैंने इनलार्ज करके बना दिया। अब देखिए मैंने जो रब करके जो चीज़ बनाई थी ऊपर थैलेकॉइड, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर और बड़ा कर दिया। अब कलर मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मुझे इसमें कुछ चीज़ें और वाजे करना थी, तो इसलिए मेरी मजबूरी थी। अच्छा, अब ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है इसके ऊपर बहुत सारी अहम चीज़ें मौजूद होती हैं। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पाई जाती हैं उनको हम यहाँ पर तफसील से देख रहे हैं हमें, ठीक है ना। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर रब करूँगा।
अच्छा, अब देखिए इस तरह से हमें बताया जाता है, किताबों में लिखा मिलता है कि जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है उसके ऊपर 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस एसोसिएटेड विद द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अब वो 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर हम थोड़ी सी भी बात करते हैं। देखिए, एक पहला मेजर कॉम्प्लेक्स देखिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इनके नाम क्या हैं उस पर हमें डिस्कशन करना है। एक मेजर कॉम्प्लेक्स है वो मैं इधर बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये एक एंजाइम है, ये मेजर कॉम्प्लेक्स में शुमार नहीं होता। ठीक है, ये एंजाइम है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। ठीक है, एक मेजर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर भी मौजूद है, ये रहा बीच में। ठीक है, इन सब के नाम मैंने आपसे कहा कि मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, एक मेजर कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ मौजूद है, ये रहा। तो देखिए, डायग्राम में मैंने जो मेजर कॉम्प्लेक्सेस ड्रॉ किए हैं, 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस ड्रॉ किए हैं मैंने, 5 चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो उन 5 चीज़ों में से जो मेजर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हैं 4। एक मैंने एंजाइम बनाया है। ठीक है, अब मैं इनको लेबल करता हूँ। ठीक है, अब इनको हम लेबल कर रहे हैं। ये जो पहला बना हुआ है ना, ये इसका नाम है PS2। ठीक है, ये वाला जो मेजर कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है PS1। ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है इसका नाम है, इसको मैं एब्रीविएशन में, ये भी मैं PS1 PS2 ये एब्रीविएशन में लिखा हुआ है, इसको मैं लिख रहा हूँ CYT B/F। इसको कहते हैं साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा, ये एक एंजाइम है, ये जो ब्लू कलर का मैंने कहा था एक एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। इस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज। ठीक है, और जो चौथा मेजर कॉम्प्लेक्स मैंने नीचे की तरफ बनाया था, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि हमने कहा कि भाई 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी थोड़ी सी तफसील हम बताते हैं, क्योंकि मैंने एब्रीविएशंस यूज़ किए हैं। 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पर मौजूद हैं, ये एसोसिएटेड विथ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, वो उनके नाम क्या क्या हैं। पहला मेजर कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1, जिसको हमने एब्रीविएशन में लिखा PS1। तो PS1 जो लिखा है, अच्छा, ये जो PS1 होता है ना, इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रोशनी को कैप्चर कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। ठीक है ना, इसको अगर एब्रीविएशन में लिखेंगे LHC। और अहम बात यह है कि ये वो लाइट कैप्चर करता है, जो बेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट ये कैप्चर करता है वो है 700 नैनोमीटर्स। इसीलिए इसको कहते हैं P700, फोटो सिस्टम 700।
ठीक है। तो ये जिस लाइट को या जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये बेहतरीन तरीके से कैप्चर या एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, उसका नाम है, उस वेवलेंथ की जो मेजरमेंट है वो है 700 नैनोमीटर। इसलिए PS1 का दूसरा नाम है P700। दूसरा जो मेजर कॉम्प्लेक्स है उसको हमने नाम दिया है फोटो सिस्टम 2 का। फोटो सिस्टम 1 की तरह से फोटो सिस्टम 2 भी एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी ये भी LHC है, ये भी LHC है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये इसके अंदर जो जिस वेवलेंथ का बेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है वो होती है 680 नैनोमीटर्स, इसलिए इसको कहते हैं P680। तो ये तो दो कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हो गए। अच्छा, अब ज़रा थोड़ी सी ऊपर डायग्राम भी ज़रा देख ले ताकि साथ साथ रिव्यू भी होता रहे। तो देखो भाई, ये फ़ोटो सिस्टम 1 नज़र आ रहा है आपको, ये पहला वाला, ये वाला फ़ोटो सिस्टम 1 है, ये सॉरी फ़ोटो सिस्टम 2 है, ये फ़ोटो सिस्टम 1 है। ठीक है, दो मेजर कॉम्प्लेक्सेस हो गए। The third major complex is called the cytochrome B/F complex, cytochrome BF complex। ठीक है, इसको एब्रीविएशन में हमने क्या लिखा, CYT_B/F। ठीक है। तीसरा चौथा जो मेजर कॉम्प्लेक्स है उसका नाम जो रेड कलर में हमने नीचे की तरफ बनाया है, इसका नाम है ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। इसे कहते हैं ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हो गए 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस जो इस मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। अच्छा, इस मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, मैं देखिए हाईलाइट करता हूँ उनको। देखिए, एक मौजूद है ये जगह, ये मौजूद है। ठीक है, एक ये मौजूद है, एक ये मौजूद है, ये सब अलग अलग हैं। और एक जगह और मुझे बनाना था इसको, ये यहाँ पर मैं रब करना भूल गया था, एक ये मौजूद है। ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले, इलेक्ट्रॉन को वक्ती तौर पर होल्ड करने वाले मॉलिक्यूल, ये 4 ये हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स। तो मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, उसी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, उनमें एक का नाम है फियोफाइटिन। अच्छा, नाम क्योंकि लंबे हैं तो हम इसको एब्रीविएशन में PH लिखेंगे। अच्छा, अब ये PH में देखो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ये देखो, ये जो है ना, ये PH। ठीक है, फिर आ जाए दूसरा, कौन सा है भाई, दूसरा जो है उसका नाम है प्लास्टोक्योनोन, प्लास्टोक्योनोन PQ। ये कहाँ मौजूद है, PQ ये मौजूद है, P और Q। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद ये वाला मौजूद है ना, ये वाला जहाँ मैं डॉट डाल रहा हूँ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, इसको एब्रीविएशन में हम लिखेंगे PC, प्लास्टोसाइनिन। कहाँ आएगा PC, ये आ गया PC प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, अच्छा एक और रह गया, देखिए PS1 और NADP रिडक्टेज के बीच में ये जो मैं डॉट डाल रहा हूँ, ये जगह, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका नाम है फेरिडोक्सिन, फेरिडोक्सिन। ठीक है, इसको हम एब्रीविएशन में लिखेंगे FD। ठीक है, फेरिडोक्सिन को हम लिखेंगे FD। ये कहाँ पर है, ये मौजूद है FD। ठीक है, इसका मतलब है कि देखिए 4 का जो हिंसा है, 4 का जो नंबर है, ये
थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी उसके लिए समझ लीजिए लकी नंबर है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के लिए 4 का जो डिजिट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं, 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक अलग से एंजाइम भी मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने पूरा सिनेरियो आपके सामने लाइट रिएक्शन के हवाले से ये मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया। अब इसमें एक और अहम बात हम समझाने चाहेंगे आपको। देखें, ये जो PS1 और PS2 है ना, इनके अंदर एक बड़ी ख़ास बात यह है कि इनके अंदर पाई जाती है लाइट को कैप्चर करने वाली एक जगह है। ये वो जगह है दोनों में, क्योंकि लाइट को कैप्चर करता है तो इसलिए इस जगह का नाम रखा गया है, साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, PS1 और PS2 में ये जो मैंने ये जो ग्रीन कलर का एक पोर्शन बनाया है, ये क्या है, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इस एंटीना कॉम्प्लेक्स के दरमियान में एक जगह है, इसे कहते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स के सेंटर में होता है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत करने के लिए मैं यही स्ट्रक्चर में अलग से फिर से बनाता हूँ। मैंने ये कहा कि देखो बच्चों, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इसके दरमियान में है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है और इस एंटीना कॉम्प्लेक्स के दरमियान में क्या है, रिएक्शन सेंटर है। अच्छा, होता यह है कि ये जो रिएक्शन सेंटर वाली जगह है ना बच्चों, ये रिएक्शन सेंटर वाली जगह, यहाँ पर होते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स। ये कहाँ पर है, ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, ये तो मैंने बहुत कम बनाए। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड द रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, बाकी जो रिएक्शन सेंटर के जो बाहर का हिस्सा है ना, जो आउटर रीजन है, यहाँ पर होते हैं फोटोसिंथेसिस के एसेसरी पिगमेंट्स। अब इन एसेसरी पिगमेंट्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर जिक्र होता है कैरोटीनॉइड्स का। ये सब यहाँ होते हैं, ये बाहर होते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड भी यहाँ होगा, क्लोरोफिल बी भी यहाँ पर होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो होगा वो रिएक्शन सेंटर में होगा। ये जो मैं गोल गोल सर्कल बना रहा हूँ, ये सब फोटोसिंथेसिस के एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और मैंने क्या कहा आपसे कि ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ये सब क्या हैं, ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। और एसेसरी पिगमेंट्स में हमने कहा कि कैरोटीनॉइड्स शामिल हैं और इसके अलावा एसेसरी पिगमेंट में क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल भी शामिल हैं। ठीक है, जबकि जो रिएक्शन सेंटर है ना, असल जगह, यहाँ पर पाया जाता है असल क्लोरोफिल जो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। अच्छा, होता यह है कि लाइट कहीं से भी आए ना, लाइट जैसे यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ पर आई, कहीं से भी आएगी लाइट ना, तो एसेसरी पिगमेंट का काम यह है कि लाइट को कैप्चर करना और फाइनली इस लाइट को स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफ़र करना। तो जहाँ से भी लाइट आएगी ना, तो एसेसरी पिगमेंट इस लाइट को अंदर ही अंदर ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे। फाइनली ये लाइट एनर्जी कहाँ पहुँचेगी, रिएक्शन सेंटर में। और रिएक्शन सेंटर में लाइट एनर्जी कौन कैप्चर करेगा, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ तक बात आप लोगों की समझ में आ गई। ये एंटीना कॉम्प्लेक्स का पूरा सेटअप मैंने आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया। अब ये ध्यान में रखिएगा, एंटीना कॉम्प्लेक्स कहाँ पर मौजूद है बच्चों। आप कहेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स सर ने बताया है कि ये मौजूद है कहाँ पर, PS1 के अंदर भी है, ये PS1 के अंदर भी है, और PS2 के अंदर भी एंटीना कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन सेंटर उसके बीच में मौजूद है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई लाइट आएगी और लाइट को कैप्चर किया जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया गया था भाई आपको, आपको बताया गया था कि भाई ये लाइट यहाँ पर भी कैप्चर होगी और लाइट
PS1 में भी और PS2 में भी लाइट एनर्जी कैप्चर होगी। और थोड़ी सी वजाहत के साथ अगर हम चलें तो हम ये कहेंगे कि भाई PS1 में वो लाइट कैप्चर होती है जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो होती है 700 नैनोमीटर्स। 700 नैनोमीटर वाली लाइट PS1 ने कैप्चर की और PS2 ने वो लाइट कैप्चर की जिसकी वेवलेंथ है 680 नैनोमीटर्स। ठीक है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ डायग्राम के अंदर हमने इस बात को मज़ीद हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अच्छा भाई, इसको अब आप ये इस तरह से देख लीजिए। ठीक है भाई, अब क्या होगा भाई, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जब लाइट कैप्चर होगी तो लाइट, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि भाई लाइट जो है वो एसेसरी पिगमेंट यानी कि कैरोटेनॉइड लेते हैं, फिर कैरोटेनॉइड यानी स्टेप बाय स्टेप लाइट, सबसे पहले जो लाइट है ना वो कैप्चर करता है कैरोटेनॉइड। ठीक है, कैरोटेनॉइड्स कैप्चर करते हैं, फिर कैरोटेनॉइड इस लाइट को देते हैं क्लोरोफिल बी को, और फिर क्लोरोफिल बी इस लाइट को देता है क्लोरोफिल ए को। इस तरह से फाइनली ये जो लाइट है ये क्लोरोफिल ए में या क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाते हैं। अब क्लोरोफिल ए इस लाइट का क्या करते हैं? ठीक है, क्लोरोफिल ए इस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा देखिएगा। क्लोरोफिल ए जो है जब ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ये हो जाता है एक्साइटेड। ये मैं स्टेरिक साइन डाल रहा हूँ, इसका मतलब है एक्साइटेड हो जाता है, यानी उछलना शुरू कर देगा। जैसे वाटर को जब बॉईल करते हैं तो क्या होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो उछल कूद शुरू कर देते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है ना बॉइलिंग वाटर, आप देखिए ऐसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसके अंदर जो इजाफी एनर्जी आई है ना वो सारी इजाफी एनर्जी इसका एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है और इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को कैप्चर करके अपने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर निकल जाता है। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर जो उछल कूद चल रही थी ना, सारी उछल कूद उस बेचारे की ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर चार्ज आ जाता है प्लस, यानी क्लोरोफिल एक इलेक्ट्रॉन से महरूम हो गया। यानी ज़्यादा उछल कूद का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, तो ये क्लोरोफिल के साथ हो गया। अब क्लोरोफिल बेचारा उछल कूद क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन से भी महरूम हो गया। अब वो ये कहेगा भाई मुझे एनर्जी दो या ना दो, किसी तरह से ये क्लोरोफिल शोर शराबा करेगा कि मुझे किसी तरह से मेरा एक इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, ताकि मेरे पर जो चार्ज आया हुआ है वो चार्ज मेरे पर से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अब ये जहाँ से भी हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे हम उसको बैलेंस करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतने इलेक्ट्रॉन हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा एक क्लोरोफिल, इस बात को जहन में रखिएगा, एक क्लोरोफिल एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ठीक है, तो कभी भी ये मत समझिएगा कि अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर रहा हूँ तो आप ये समझें कि सर ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं। नहीं, दो नहीं, एक क्लोरोफिल एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लेकिन जो रिएक्शन सेंटर जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर क्लोरोफिल के ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, और जब लाइट आती है तो एक वक्त में जो है वो लाखों और करोड़ों की तादाद में इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहीं ना कहीं से उतने ही इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं बहरहाल यहाँ पर यह काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का तस्करा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि भाई PS1 ने लाइट एनर्जी को कैप्चर किया और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकले, और निकलने के बाद PS1 से जो दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, देखिए एरो क्या शो कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन कैप्चर कर लेता है, फेरिडॉक्सिन FD। दूसरी तरफ देखिए PS2 से जो दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन कैप्चर कर लेता है, फियोफाइटिन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि PS1 की जो PS1 के लिए जो इम्पोर्टेंस फेरिडॉक्सिन की है वही इम्पोर्टेंस PS2 के लिए फियोफाइटिन की। PH का मतलब है फियोफाइटिन, तो इसका मतलब है इन दोनों की हैसियत PS1 और PS2 में बराबर की है। इन दोनों को कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो फियोफाइटिन जो है इट इज़ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर PS2 एक्सेप्टर ऑफ PS2, जबकि जो फेरिडॉक्सिन है इट इज़ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1। ठीक है, ये MCQs इस तरह की बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है,
अब आ जाइए, इसका मतलब ये हुआ और मैंने कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, मैं 2 इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखिए भाई, PS2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी फियोफाइटिन के पास आए। फियोफाइटिन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, प्लास्टोक्योनाउन के अंदर आएंगे। PQ का मतलब क्या लिखवाया था, प्लास्टोक्योनाउन। प्लास्टोक्योनाउन से ये इलेक्ट्रॉन निकल कर आगे जाएंगे, अगली जगह क्या है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे प्लास्टोसाइनिन में, और प्लास्टोसाइनिन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं PS1 में। तो क्यों आ जाते हैं PS1 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी हमने कहा था कि PS1 में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, वो कमी पूरी करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो इस तरह से पूरी कर दी गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर MCQ आ जाता है कि PS1 में जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो कैसे या कौन पूरी करता है, तो आप कहेंगे PS1 में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो PS2 से आ रहे होते हैं। यानी PS2 का यहाँ पर रोल क्या हुआ कि वो अपने इलेक्ट्रॉन PS1 को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फेरिडोक्सिन से जो PS1 के 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इस एंजाइम में दाखिल हो जाते हैं जिसका नाम हमने आपको बताया था NADP रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन हमने दिखाई है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ें बतानी थी। अच्छा, अब मैं इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात करता चला जाता हूँ ताकि आपकी ये जो डायग्राम है ये प्रॉपर तरीके से बन जाएगी। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का जिक्र हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का ये पूरा जर्नी दिखाया गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, तो इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। ETC का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा भाई, अब देखिए हमने क्या क्या चीज़ें बैलेंस कर दी। हमने सिर्फ बैलेंस किया है PS1 को कि PS1 में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी, पूरी हो गई। लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया कि PS2 में इलेक्ट्रॉन की जो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो कैसे पूरी होगी, अभी ये बात बताना बाकी है। दूसरी अहम बात हमें ये भी बताना है कि PS1 के जो अपने इलेक्ट्रॉन थे वो जो एंजाइम NADP रिडक्टेज में दाखिल हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन किस काम आते हैं, ठीक है। तो अब ये पहले तो मैं ये बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन किस काम आते हैं। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है NAD+, मैं भी इसकी फुल फॉर्म लिखता हूँ आपके सामने, ये और ये है H+ आइन। अच्छा, अब एक बात जहन में रखिएगा कि ये जो हम पूरी डायग्राम हमने आपके सामने बनाई हुई है जिस पर हम इतनी तफसील से बात कर रहे हैं, ये डायग्राम क्या है, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि ये है थैलेक्वाइड, आपने ये थैलेक्वाइड बनाया था। अच्छा भाई, अगर ये थैलेक्वाइड है, ऊपर देखते हम, ये अगर थैलेक्वाइड है तो थैलेक्वाइड जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद था थैलेक्वाइड, ठीक है। तो थैलेक्वाइड का जो बाहर का हिस्सा है ये क्या चीज़ है, तो ये थैलेक्वाइड के बैरूनी हिस्सा या ग्रेना के बाहर का हिस्सा क्या होता है, स्ट्रोमा। तो अब ये ध्यान में रखना है कि बैरूनी हिस्सा यहाँ पर क्या है, ये बाहर का जो हिस्सा है ये है दरअसल स्ट्रोमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो NADP+ मैंने लिखा है और ये जो H+ आइन यहाँ लिखे हैं ये दोनों स्ट्रोमा में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि NADP रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा से ये 2 चीज़ें कैप्चर करेगा और NADP रिडक्टेज एंजाइम मेम्ब्रेन से लेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर एक केमिकल प्रोसेस होगा और उसका जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो कहलाता है NADPH और एक H+ अलग से लिखा जाता है इसे, ठीक है जी। अब ये चीज़ बन गई। अच्छा, ये जो प्रोसेस यहाँ पर हुआ है ये NADPH का बनना, ठीक है, NADPH, इस अमल को कहते हैं रिडक्शन ऑफ निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये देखो नाम लंबा है ना, तो इसलिए इसको एब्रीवेशन में लिख दिया जाता है। NADP+ को की फुल फॉर्म ये है। ये जो यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है इस एक्टिविटी को कहते हैं रिडक्शन ऑफ NADP+। अच्छा, अब ये रिडक्शन का अमल कैसे हुआ है ज़रा उसको थोड़ा सा हम इसकी वजाहत करते हैं। देखिए क्या हुआ है,
देखें इस प्रोसेस में, इस रिडक्शन में सबसे पहले तो ये देखिए, ये इस शक्ल में था, NADP+ था, इसमें प्लस चार्ज का मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन से जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए गए। जब मेम्ब्रेन के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल हो जाएंगे तो इस पर चार्ज आ जाएगा -1 चार्ज आ जाएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आने से -1 चार्ज इसलिए आया कि ऑलरेडी इस पर प्लस चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन की पहले ही कमी थी। आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन में से पहला इलेक्ट्रॉन उस प्लस चार्ज को न्यूट्रल करेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इजाफी होगा। अब इसके पर -1 चार्ज होने की वजह से ये एक H+ के साथ बाइंड हो सकता है, 2 के साथ नहीं बाइंड हो सकता, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NADPH। इसका मतलब देखिए H+ 2 लगना चाह रहे थे ना, 2 नहीं लगे, एक ही लगा, एक अलग से लिखा जाता है। बाज़ लोग इसको NADPH2 पढ़ाते हैं, जो कि गलत है। NADPH2 नहीं बनता, NADPH+H+, इस तरह से लिखा जाता है। ये इसकी सही डेमोस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये बन गया जना, और ये जो प्रोडक्ट हासिल हुआ है ना NADP की रिडक्शन का, ये इस्तेमाल होगा केल्विन साइकिल में। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल मीन्स डार्क रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को जो पहली चीज़ यहाँ प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है NADPH, ठीक है। और ये रिडक्शन का अमल हुआ है। क्यों रिडक्शन कह रहे हैं, NADP की रिडक्शन? देखिए पहले इसमें क्या चीज़ ऐड की गई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों की डेफिनेशन रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो ये अमल कहलाता है NADP की रिडक्शन। तो अगर पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, तो देखो एक एक्टिविटी तो ये हो गई नंबर 1। और क्या होता हुआ नज़र आ रहा है लाइट रिएक्शन के अंदर, आप कहेंगे दूसरी जो सेकेंड एक्टिविटी लाइट रिएक्शन में हो रही है वो क्या है, वो है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो हुआ है ना मेम्ब्रेन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी मैंने क्या बताया था कि क्लोरोप्लास्ट थैलेक्वाइड के लिए लकी नंबर क्या बताया था, 4 बताया था ना मैंने, ठीक है। 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस, 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर, और 4 ही मेजर इवेंट्स होते हैं लाइट रिएक्शन में, याद रखिएगा। तो ये सेकंड इवेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, ठीक है। तीसरा जो मेजर इवेंट यहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी की ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। फोटो कहते हैं लाइट को, लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को। किसकी ब्रेक डाउन हो रही है लाइट की मौजूदगी में, वाटर की ब्रेक डाउन हो रही है लाइट की मौजूदगी में। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अच्छा, फोटोलाइसिस, ये देखिए आपके पास जो शॉर्ट आंसर्स आते हैं उसमें ये चीज़ें भी कभी कभार पूछ ली जाती हैं कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो वो सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा कि PS2 से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आगे PS1 तक जाते हैं, फिर PS1 के इलेक्ट्रॉन निकल के आगे कहाँ तक जाते हैं, ये सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। अच्छा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की मैं वजाहत कर दूँ कि पानी की फोटोलाइसिस पहली बात होती कहाँ पर है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का अमल होता है इस जगह पर, यहाँ पर। अब आप मुझे बता सकते हैं जगह क्या है? ये जगह जो है, इस जगह को हमने ऊपर लेबल किया था, ये जगह है थैलेकॉइड स्पेस, थैलेकॉइड ल्यूमिन, ये यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का अमल होता है, इसके नतीजे में पानी जब ब्रेक होता है तो ये 3 चीज़ें बनाता है। पानी से 3 चीज़ें बनती हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन बनते हैं, H+ आयन बनते हैं, H+ आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं, और ऑक्सीजन एवॉल्व होती है। तो देखो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के नतीजे में जो ऑक्सीजन बनी है, ये वही ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस में एज अ बाय प्रोडक्ट एवॉल्व होती है। तो फोटोसिंथेसिस में एवॉल्व होने वाली जितनी भी ऑक्सीजन है वो पानी से बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं निकलती, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का अमल कहाँ होता है? थैलेकॉइड स्पेस में होता है। अब ये क्यों हो रहा है? अब देखिए, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि देखो PS1 में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी,
वो PS2 से आने वाले इलेक्ट्रॉन ने पूरी कर दी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि PS1 के इलेक्ट्रॉन किस काम आए, आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन NADP की रिडक्शन में इस्तेमाल हुआ। लेकिन एक बात अभी तक हमने बयान नहीं की है कि PS2 में अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी बरकरार है, वो कैसे बैलेंस होंगे। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये जो बने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये PS2 में दाखिल होकर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने में इस्तेमाल होते हैं। यानी पूरे सिस्टम को जो इलेक्ट्रॉन के एतबार से बैलेंस करता है, वो कौन से इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, पानी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद आगे बात करते हैं। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ने कितनी चीज़ें प्रोवाइड की, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ने 3 चीज़ें बनाई हैं। H2O से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई, क्या क्या बना, आपने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन बने। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन किस काम आए, ये PS2 में दाखिल हो गए। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में और क्या बना, ऑक्सीजन एवॉल्व हुई। ऑक्सीजन किस काम आती है, ठीक है, इट इज़ रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये प्लांट बॉडी से स्टोमेटा के ज़रिए लीफ के अंदर से रिलीज़ कर दी जाती है। और क्या बना है, H+ आयन बने, ठीक है, H+ आयन। अब ये H+ आयन का यहाँ पर इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये थैलेकॉइड स्पेस में H+ आयन की तादाद को बढ़ाने में इस्तेमाल होते हैं। दे इंक्रीज द concentration of H+ ion in थैलेकॉइड स्पेस, ठीक है। थैलेकॉइड स्पेस में इलेक्ट्रॉन H+ आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है, अभी इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। देखिए, ये पूरा जो मैं सिनेरियो आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इसको मैं एक और अंदाज से आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, मैंने ये कहा कि भाई ये मौजूद है आपका PS2, ठीक है, ये मौजूद है PS1, ठीक है। लाइट एनर्जी कैप्चर की गई, इलेक्ट्रॉन निकले, PS1 से भी इलेक्ट्रॉन निकले थे, PS2 से भी इलेक्ट्रॉन निकले थे, ठीक है ना, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे। अच्छा, PS1 से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन दाखिल हुए FD यानी फेरिडोक्सिन में। PS2 से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन दाखिल हुए फियोफाइटिन में, PH लिखा है हमने इसको, ठीक है। फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रैवल करते हैं, किस में आते हैं, PQ में आते हैं, प्लास्टोक्योनान में। फिर प्लास्टोक्योनान से ये इलेक्ट्रॉन आते हैं साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में। फिर साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन में आते हैं, और प्लास्टोसाइनिन इन इलेक्ट्रॉन को PS1 में दाखिल करने में कामयाब हो जाता है, ठीक है। मज़ीद हमने ये बताया था कि फेरिडोक्सिन से निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाते हैं NAD+ की रिडक्शन में, ठीक है, और उसके नतीजे में बनता है NADPH+H+, ठीक है। और ये क्या चीज़ हम बता रहे थे, क्या चीज़ ट्रैवल कर रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, वही सारा जो सीक्वेंस है, देखो हमने यहाँ दोबारा से रिवाइज कर दिया, लेकिन ये रिवाइज करना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था, अब देखिए बहुत अहम बात है यहाँ पर। देखो, हम एक उसूल जानते हैं, आपने जगह जगह ये चीज़ पढ़ी है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टुवर्ड द हायर एनर्जी लेवल, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टुवर्ड द हायर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है। तो देखो, ये लाइट एनर्जी कैप्चर करने के बाद ही तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे यहाँ से, ठीक है। PS1 में भी लाइट एनर्जी कैप्चर हुई थी और PS2 में भी लाइट एनर्जी कैप्चर हुई थी, ठीक है। तो लाइट एनर्जी कैप्चर करके ही तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर की तरफ माइग्रेट करके गए थे, और यहाँ पर भी ऐसे हुआ था। यानी PS1 से इलेक्ट्रॉन निकलकर जो फेरिडोक्सिन में गए, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैप्चर करके तो गए। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी को कैप्चर करेंगे,
लेकिन इस बात को अगर मैं रिवर्स कर दूं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टुवर्ड द लोअर एनर्जी लेवल, देखो फियोफाइटन, ये फियोफाइटन है और ये है PS1। अब दोनों के एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस है? आप कहेंगे फियोफाइटर का एनर्जी लेवल हाई है और PS1 का एनर्जी लेवल क्या है? लो है। इसका मतलब है इस दफ़ा या इस वक्त जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है? आप कहेंगे नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल क्या है? फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन, देन फाइनली PS1। ये जो माइग्रेशन मैंने आपको बताई है ये लोअर एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन है। तो इस कंडीशन में एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो मूवमेंट होगी इस मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एनर्जी को लूज करेंगे। चलिए अभी अब ये जो एनर्जी लूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी को अंजाम देने में इस्तेमाल होती है, ठीक है। क्या होता है आप ज़रा देखिए, ये एनर्जी ये इस्तेमाल होगी स्ट्रोमा में मौजूद H+ आयन को, स्ट्रोमा के H+ आयन को थैलेकॉइड स्पेस में मुंतकिल करने के लिए एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जब फियोफाइटन से इलेक्ट्रॉन जब PS1 की तरफ जा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज़ करते हैं वो एनर्जी स्ट्रोमा के H+ आयन को थैलेकॉइड स्पेस में दाखिल करने में इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये H+ आयन यहाँ जमा हो गए। अच्छा, अब ये थोड़ी देर पहले मैंने एक बात और आपको बताई थी कि देखो पानी से जो H+ आयन बने हैं वो थैलेकॉइड स्पेस में, ये थैलेकॉइड स्पेस है ना, इस थैलेकॉइड स्पेस में H+ आयन की तादाद बढ़ाई जाती है। तो दो तरह से देखो तादाद बढ़ रही है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी H+ आयन बना रहा है और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान भी क्या हो रहा है कि स्ट्रोमा के H+ आयन थैलेकॉइड स्पेस में जमा हो रहे हैं। अब इसके लिए बुक में वर्डिंग क्या लिखी मिलेगी? आपको लिखा मिलेगा कि अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ H+ आयन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द स्ट्रोमा एंड द थैलेकॉइड स्पेस। स्ट्रोमा और थैलेकॉइड स्पेस में H+ आयन का एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होने का क्या मतलब है? एक जानिब कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और एक जानिब कंसंट्रेशन लो हो जाती है। हाई कहाँ पर हो गई? हाई हो गई यहाँ पर, यहाँ हाई हो गई। और लो कहाँ पर है? आप कहेंगे स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा कहाँ है? या बाहर, बाहर की जगह ये स्ट्रोमा ही तो है, ये बाहर स्ट्रोमा है, ये पूरा स्ट्रोमा है। यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? लो हो गई। अब H+ आयन माइग्रेट करेंगे हायर टू एनर्जी लेवल, ठीक है। वह अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द लोअर एनर्जी लेवल, टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए, ये देखिए H+ आयन माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं। किस रास्ते से बाहर जा रहे हैं? रास्ते का नाम बताएंगे आप? आप कहेंगे सर H+ आयन जो बाहर निकल के जा रहे हैं वो जा रहे हैं ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के ज़रिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाते हैं, ठीक है। इस रास्ते से, ये H+ आयन के निकलने का रास्ता है। और ये ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये एक तरह की समझ लीजिए मोटर है। और जब H+ आयन निकल के जाते हैं मोटर चार्ज हो जाती है H+ आयन निकलने से। इसके लिए मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूँ बच्चों को कि देखिए जो डैम होता है ना, बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उसमें आपने देखा है कि वो कई 100 मीटर बुलंदी पर पानी को रोका हुआ होता है और वो वहाँ बड़े बड़े हाइड्रोलिक डोर्स लगे होते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन किए जाते हैं तो पानी एक प्रेशर के साथ वो ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है। जो नीचे पानी आके गिरता है जिस जगह पर ना, वहाँ पर बड़े बड़े व्हील लगे हुए होते हैं। वो पानी जब गिरने से वो व्हील घूमने लगते हैं। उन व्हील के साथ लोहे की रॉड्स लगी हुई होती हैं और वो जो रॉड्स होती हैं वो डैम के अतराफ में बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं जिनको टरबाइन कहते हैं। वो लोहे की रॉड जो घूमती हैं व्हील के घूमने की वजह से, वो बेसिकली क्या होता है, वो टरबाइन को ऑन कर देती है। टरबाइन का काम है कि वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बिल्कुल उसी तरह की ये मशीन है। जो काम H+ आयन निकल के यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल ये वही काम है जो डैम के अंदर पानी गिर के व्हील को घुमाने का काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही ये H+ आयन निकल के इस मोटर को चार्ज करने का काम करते हैं।
जब ये मोटर चार्ज हो जाती है तो चार्ज होने के बाद ये मोटर एक केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करती है। और वो केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चों? वो केमिकल रिएक्शन है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को एक फॉस्फेट के साथ जोड़ दिया जाता है और उसके नतीजे में एटीपी बना लिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये एटीपी कहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है? आप कहेंगे स्ट्रोमा के अंदर एटीपी बन गया, तो इसका मतलब है स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन के दौरान दो चीज़ें बनाई गई हैं। एक चीज़ का नाम है NADPH, दूसरी चीज़ का नाम क्या है? ATP। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें किसको दी जाएंगी? ये दोनों चीज़ें दी जाएंगी डार्क रिएक्शन यानी कि कैल्विन साइकिल को। तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन की किस तरह से हेल्प करता है? दो चीज़ें बना के देता है, NADPH बना के देता है और ATP बना के देता है। उनका क्या रोल है? जब हम कैल्विन साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ इस पर बात करेंगे। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? अच्छा, मैंने आपसे ये कहा था कि लकी नंबर की बात कर रहे थे हम। ठीक है, लकी नंबर की बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि देखो लकी नंबर जो है वो 4 है। किसके लिए? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के लिए। देखो मैंने 3 एक्टिविटीज़ तो बता दी, चौथी एक्टिविटी अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ATP की फॉर्मेशन हो रही है, ATP फॉर्मेशन by the help of light energy। ATP की फॉर्मेशन को कहते हैं फास्फोराइलेशन, और लाइट एनर्जी की मदद से ATP की फॉर्मेशन को कहते हैं फोटो फास्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी इज नोन एज फोटोफास्फोराइलेशन। और अगर वो मैकेनिज्म देखें कि जिस मैकेनिज्म के ज़रिए मतलब ATP बनाने में एनर्जी तो लाइट एनर्जी इस्तेमाल हुई है ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सारा मामला हुआ है ना। यहाँ वो जो इलेक्ट्रॉन मूव करके गए थे लोअर एनर्जी लेवल की जानिब, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करके लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आए थे तो उन्होंने H+ आयन को थैलेकॉइड स्पेस पर मुंतकिल किया था और थैलेकॉइड स्पेस पे H+ आयन की तादाद बढ़ गई थी, जिसके नतीजे में हमने कहा कि भाई यहाँ पर H+ आयन जब बाहर निकल के जाते हैं ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स से तो ATP बनता है। तो ये ATP बनने का जो अमल है इसको हमने कहा फोटोफास्फोराइलेशन। लेकिन अगर इस एतबार से देखा जाए कि ये देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सामने रखा जाए, जो यहाँ पर हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से H+ आयन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ये वाली बात अगर हाईलाइट की जाए तो ये जो इस अंदाज से जो ATP बनने का अमल है इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है। इस अमल को कहते हैं केमी ऑस्मोटिक ATP सिंथेसिस। इस अमल का एक और नाम है, इसे कहते हैं केमी ऑस्मोटिक ATP सिंथेसिस। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर, तो अब आप ये देखिए, ये जो हमने डायग्राम आपके सामने ड्रॉ की है इसमें एक चीज़ अभी भी कम रह गई है, वो यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया PS2 में इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस किया जाएगा। ये वाटर की फोटोलाइसिस हुई, पानी से तीन चीज़ें बनी, H+ आयन बने, ठीक है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने में हिस्सा लेते हैं। ऑक्सीजन बनी थी जो एज अ बाय प्रोडक्ट एवॉल्व हो जाती है। 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं, दोनों जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बने हैं ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दीज इलेक्ट्रॉन बिकम द पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम 2। ठीक है, यही बताया था कि पानी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो PS2 में दाखिल होते हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो डायग्राम में मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ की है ना, ये जो फ्लो बताया है, इस फ्लो को अगर आप देखें तो ये फ्लो इलेक्ट्रॉन का देखिए इस अंदाज से ऐसे। ठीक है, तो देखा जाए तो ये अल्फ़ाबेट बन रहा है N। ठीक है, लेकिन इसको कहा जाता है N नहीं कहते, इसको ज़रा घुमा देंगे तो ये पूरा अमल कहलाता है, इसको Z स्कीम भी कहते हैं, या इस अमल का नाम है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन भी कहते हैं, और N नहीं कहते, इसको कहते हैं Z स्कीम। ठीक है,
इसको कहते हैं जेड स्कीम भी कहते हैं। अच्छा, अब ये अगर नॉन साइक्लिक का क्या मतलब है? नॉन साइक्लिक का मतलब ये है, देखिए नॉन साइक्लिक के मायने ये होते हैं कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला है वो वहाँ कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है ना भाई। देखिए PS1 के इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? आप कहेंगे NADPH बनाने में इस्तेमाल हो गया। PS2 के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? आप कहेंगे वो PS1 का हिस्सा बन गए। पानी के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? आप कहेंगे पानी के इलेक्ट्रॉन PS2 का हिस्सा बन गए। कोई इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला है वो वापस नहीं आएगा। अच्छा, अब आप जहन में सवाल आएगा, तो क्या सर इलेक्ट्रॉन वापस भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और अगर ऐसा होगा तो ये तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये नंबर 1। फोटोफॉस्फोराइलेशन की एक और टाइप भी है, उसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का बच्चों क्या मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला है वो वहाँ पर वापस आ जाएगा। ये कैसे होता है ये अमल? ज़रा देखिए, मैं उसकी वजाहत करता हूँ आपके सामने। देखिए ये देखिए इस तरह से होगा। ये है PS1, ठीक है, इसने लाइट एनर्जी को कैप्चर किया। ठीक है, बहुत बार हम बता चुके हैं कौन सी एनर्जी, कौन सी वेवलेंथ, 700 नैनोमीटर। फिर क्या हुआ यहाँ से? आप कहेंगे सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कहाँ गया? आप कहेंगे सर वो आ गया इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन में, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1। फिर कहाँ गया ये इलेक्ट्रॉन? अच्छा, फेरिडोक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन, अब आप कहेंगे सर नॉन साइक्लिक के अंदर तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फेरिडोक्सिन से निकलकर NADP रिडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन किस काम आएगा? अब आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में। अब ज़रा देख रहे हैं एनर्जी लेवल डिक्रीज हो रहा है। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? फिर ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के अंदर। प्लास्टोसाइनिन क्या चीज़ है? वही PC। और फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं PS1 में। देखो जहाँ से निकले थे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर वापस पहुँच गए। ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे वहाँ पर वापस पहुँच गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, फिर ये यहाँ पर आए, फिर ये यहाँ पर आए, फिर यहाँ। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब फेरिडोक्सिन से PS1 की तरफ आ रहे होते हैं तो एनर्जी लूज़ करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करेंगे तो वही अमल होगा जो पीछे हुआ था। क्या हुआ था कि वो H+ आयन अंदर भेजे जाएंगे और फिर थैलेकॉइड स्पेस में H+ आयन की तादाद बढ़ जाएगी और फिर वो ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स के ज़रिए बाहर निकलेंगे। जब वो बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे? फिर वो जो हैं ATP बनाने में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ADP के साथ फॉस्फेट का बॉन्ड बनाया जाएगा। बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, एक ATP बन गया। इसका मतलब है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो अमल हुआ है इसमें सिर्फ ATP हासिल होता है। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो आप कहेंगे 2 चीज़ें हासिल होती हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें? NADPH बनता है और ATP भी बनता है, दोनों चीज़ें बनती हैं। ठीक है, और अगर डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो देखिए डिफरेंस आपको समझ के पढ़ेंगे तो बड़े आराम से कई डिफरेंसेस बना सकते हैं। नॉन साइक्लिक में बताएं कौन कौन से फोटो सिस्टम हिस्सा ले रहे हैं? ये नॉन साइक्लिक है। आप कहेंगे सर इसके अंदर PS1 भी इन्वॉल्व है और PS2 भी इन्वॉल्व है, लेकिन साइक्लिक के अंदर क्या है? सिर्फ PS1 हिस्सा लेता है। और क्या डिफरेंस है? साइक्लिक के अंदर सिर्फ आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है ATP, और नॉन साइक्लिक के अंदर क्या चीज़ बनती है? आप कहेंगे NADPH भी बनता है और ATP भी बनता है। ठीक है, और क्या होता है? आप कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलाइसिस का होना ज़रूरी है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलाइसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो फोटोलाइसिस इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये अच्छा एक और ध्यान में रखिएगा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन छोटा अमल है ना, तो ये रैपिड होता है। अच्छा, अब एक जहन में हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि सर जो आपने कहा कि केल्विन साइकिल में 2 चीज़ों की ज़रूरत है, ATP चाहिए और NADPH चाहिए। ठीक है, डार्क रिएक्शन में 2 चीज़ों की ज़रूरत है, ATP NADPH। जब ये दोनों चीज़ें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बना रहा है तो फिर साइक्लिक होने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, तो देखिए ज़रूरत इसलिए है कि जब केल्विन साइकिल का अमल होता है ना, ये हम आपको जब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ केल्विन साइकिल जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि एक मरतबा जब केल्विन साइकिल होती है ना तो उसमें हमें जो NADPH चाहिए होते हैं ना, वो
6 चाहिए होते हैं और जो ATP रिक्वायर्ड होते हैं ना वो 9 ATP की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता रहेगा कि देखो ये अगर 6 बनेंगे तो ये भी 6 बनेंगे, ये 6 बनेंगे तो ये भी 6 बनेंगे, ये 10 बनेंगे तो ये भी 10 बनेंगे। इसका मतलब है कि ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस किस एतबार से नहीं है, इस एतबार से बैलेंस नहीं है कि देखिए जितने NADPH चाहिए उससे ज़्यादा ATP की ज़रूरत है। तो वो जो ATP का थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क आना ना, 3 ATP का डिफरेंस है ना, ये 6 और ये 9, 3 का फ़र्क है, उस फ़र्क को पूरा करने के लिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का अमल होता है। ठीक है, उम्मीद है तमाम बच्चों के ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम केल्विन साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।